तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि साइंस एनसीईआरटी बुक्स रहने वाला है, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ क्या है। तो हमारे आसपास हर वो चीज जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को मैं समझाता हूँ, जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि आप खुद भी एक क्या है, पदार्थ है। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के टाइम नोट्स पढ़ना बेहतर होता है वीडियो देखने के मुकाबले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में हमारे भारत के महान दार्शनिक ने बताया था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बने हैं। वो 5 तत्व क्या क्या है आइए देखते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, इन्हें पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। आज के वैज्ञानिक पदार्थ को 2 तरीके से समझते हैं। पहला तरीका है उनके भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है, जो हमें दिखता है, और उनके रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर, यानी कि वो कैसे बने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या आपको लगता है कि कोई चीज एक ही टुकड़े से बनी होती है या छोटे छोटे दानों से? पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत ही ज्यादा छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अपनी जो ये नॉर्मल आंख रहता है ना, हम उसे नहीं देख सकते ये छोटे छोटे कण को। चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक गिलास पे आधा पानी लो और उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी घोल दो। क्या पानी का स्तर बढ़ेगा? बताइए, क्या पानी का स्तर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? इससे पता चलता है कि नमक या चीनी के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में चले गए। इसका मतलब है कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, हमारा जो पदार्थ होता है वो किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये कण कितने छोटे होते हैं? ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक, एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े से भी ढेर सारी पानी को रंगीन किया जा सकता है। सोचो, एक टुकड़े में कितने लाखों कण होंगे। सोच के देखो, एक टुकड़े में कितने लाखों कण होंगे। अब आइए देखते हैं कि पदार्थ के कणों के खास गुण। पदार्थ के कणों में कुछ बहुत ही खास बातें होती है। क्या खास बातें होती है? कणों के बीच खाली जगह। जैसे हमने नमक पानी वाले प्रयोग में देखा, कणों के बीच खाली जगह होती है। ठीक है, अभी आप लोग ट्राई किए तो वहां क्या निकला? खाली जगह निकली। तभी तो एक चीज के कण दूसरी चीज के कणों के बीच समा जाते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, नींबू पानी, सब इसी वजह से बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कण हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, यानी कि वो क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। कैसे? ये 3 पॉइंट में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपनी क्लास में एक अगरबत्ती जलाओ। ठीक, क्या उसकी खुशबू दूर तक जाती है? सोच के देखिएगा, तो बिल्कुल जाती है। दूसरा पॉइंट में देखते हैं, पानी में स्याही की एक बूंद डालो, क्या वो पूरे पानी में फैल जाती है? बिल्कुल फैलती है। ठीक है, कभी डाल के देखिएगा, बिल्कुल फैलेगी। तीसरा पॉइंट है, गर्म पानी में क्रिस्टल जल्दी क्यों घुलता है? ठीक है, कोई भी चीज हम लोग गर्म पानी में देते हैं तो जल्दी से ही क्यों घुलता है? तो ये सब बताते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि हिलते डुलते रहते हैं। उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे 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 तापमान बढ़ता है, कणों की गति और तेज हो जाती है। जब 2 अलग अलग चीजों के कण अपने आप एक दूसरे में मिल जाते हैं तो इसे विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। गर्म करने पर विसरण तेज होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कण एक दूसरे को खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आकर्षण बल कहते हैं। तो ये जो है आकर्षण बल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ आप लोग ध्यान से
देखिएगा कि क्या है आकर्षण बल। क्या पानी को उंगली से काट सकते हो? नहीं, क्योंकि पानी के कण एक दूसरे को खींचकर रखते हैं। ठीक, एक लोहे की कील, एक चौक, चौक यानी कि जो आपके सर ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं वो चौक, और एक रबर बैंड को तोड़ने की कोशिश करो। क्या सब एक जैसे टूटते हैं? नहीं टूटेगा। ठीक, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है जो उन्हें एक साथ रखता है। यह बल हर पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहे की कील में यह बल बहुत मजबूत होता है, तभी तो उसे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, लोहा का जो कील होता है उसमें एक बल होता है आकर्षण बल, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए हम लोग लोहे को हाथ से नहीं तोड़ पाते। आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती है। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा में होता है द्रव अवस्था, और तीसरा में होता है गैसीय अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड। तो ठोस अवस्था क्या क्या है? किताब, पेन, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है। इनका आकार निश्चित होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ठोस अवस्था का आकार कैसा होता है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा, तो आपको मारना होगा निश्चित होता है। ठीक है, मेरा एक सेकंड चैनल है, वहां पे मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बैक टू बैक, तो आप लोग उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमाएं साफ होती है, इनका आयतन निश्चित होता है, इन्हें दबाना बहुत मुश्किल होता है, लगभग न के बराबर, यानी कि संपीड़ित बल भी इसको कहते हैं। ये कठोर होते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है? कठोर। ठोस अवस्था के बारे में सोचो, एक रबर बैंड को खींचने पर आकार बदलता है, पर छोड़ो तो वापस आ जाता है, आता है ना। और चीनी के दाने चाहे हाथ में ले लो या प्लेट में, उनका आकार नहीं बदलता है। अब हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो रहता है, जिसे पानी, दूध, तेल, चाय, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है ना। इसका आयतन निश्चित होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको नोट्स बनाने बोल रहा हूँ हमेशा से। ये बहते हैं इसलिए तरल होते हैं। द्रवों में ठोस और गैस दोनों मिल सकते हैं, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है या हवा में ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। द्रवों में कणों के बीच खाली जगह ज्यादा होती है और वे ठोसों से ज्यादा तेज चलते हैं, इसीलिए इनमें विसरण तेज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था यानी कि जो गैस फॉर्म में रहता है, जैसे कि हवा, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, यानी कि जो आप लोग सिलेंडर में भरवाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट है। गैसों को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है, यानी कि इसका जो संपीड़ितता रहता है ये उच्च रहता है। दूसरा पॉइंट है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठीक है, इनका जो आकार है और आयतन है ये निश्चित नहीं होता है, ये इधर उधर कहीं भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, गैसों के कण बहुत तेज और अनियमित गति करते हैं। ठीक है, इनको संभाला नहीं जा सकता, ये बहुत ही ज्यादा तेज गति और अनियमित रहते हैं। चौथा पॉइंट है, इसी वजह से गैसों का विसरण सबसे तेज होता है। किस वजह से? यही तीनों की वजह से। पांचवा पॉइंट है, कणों की तेज गति और बर्तन की दीवारों से टकराने के कारण दबाव बनता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। पानी को ही देख लो। ठीक है, पानी को ही देख के चलो हम लोग। जो बर्फ रहता है वो ठोस रहता है, पानी क्या रहता है? द्रव रहता है, और जलवाष्प बन के क्या हो जाता है? गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस। जल जो होता है वो ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में भी रहता है। ठीक है, तापमान बदलने का असर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। वो तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से
या 273.15 केल्विन है। ठीक है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, जब बर्फ पिघलती है तो तापमान नहीं बदलता, लेकिन उसे गर्मी मिल रही होती। यह गर्मी बर्फ के कणों को एक दूसरे से दूर करने में इस्तेमाल होती है। इसे छुपी हुई गर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे छुपी हुई गर्मी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, वो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस बनने लगता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन हो जाता है। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 373 केल्विन के बराबर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से ज्यादा ऊर्जा भाप में होती है, क्योंकि भाप ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले ली होती है। जब भी हम लोग पानी को उबालते हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा बन के उड़ जाता है पानी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ पदार्थ सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं और गैस से सीधे ठोस बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि कपूर। ठीक है, ठोस से गैस बनना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बनना, गैस से ठोस बनना को क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये दोनों जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दाब बदलने का असर। जब गैस को दबाया जाता है, यानी कि दाब बढ़ाया जाता है और ठंडा किया जाता है, तो तापमान घटाया जाता है, तो वो द्रव बन जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। यह बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाती है। तो पदार्थ की अवस्था तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे समझ में? ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन। क्या पानी को भाप बनने के लिए हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना पड़ता है? नहीं। जब आप गीले कपड़े सुखाते हैं तो पानी बिना उबले ही सूख जाता है ना? सूखता है ना? तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, द्रव की सतह के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे उड़ जाते हैं। भाप बन के क्या होता है? उड़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ठीक है, कपड़े फैलाने पर जल्दी सूखते हैं क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हम लोग कपड़े को ज्यादा फैला देते हैं तो उसका सतह जो क्षेत्र होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, वो बढ़ जाता है और कपड़ा क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं तापमान बढ़ने पर गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि ज्यादा कणों को उड़ने की ऊर्जा मिलती है, यानी कि ज्यादा क्या मिलता है उसको? गर्मी मिलता है। इसलिए तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है? कपड़ा सूख जाता है। अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता मीन्स क्या होता है? हवा में नमी, यानी कि आर्द्रता कम होने पर अगर हवा में पहले से ही बहुत पानी है तो कपड़े देर से सूखते हैं। अगर हवा में पानी रहेगा, यानी कि जो छाया रहता है, उस टाइम हवा में हल्का हल्का पानी रहता है, ठीक है, तो उस टाइम कपड़ा सूखेगा ही नहीं। तो ये होता है आर्द्रता। अब हम लोग देखते हैं हवा की गति बढ़ने पर तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि हवा पानी के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ठीक है, जो हवा होता है ना, वो कणों को क्या करता है? अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसलिए कपड़ा क्या होता है? हवा में जल्दी सूख जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण से ठंडक कैसे मिलती है। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण आसपास से गर्मी खींच लेते हैं ताकि वे वाष्प बन सके। इससे आसपास की जगह ठंडी हो जाती है।
उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जब आप नेल पॉलिश यानी कि रिमूवर हाथ पर डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। कभी डाल के देखिएगा नेल पॉलिश वगैरह, ठंडक महसूस होगा क्योंकि वो आपकी हथेली से गर्मी लेकर उड़ जाता है, इसलिए क्या लगता है वहां पे ठंडा लगने लग जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, गर्मियों में छत पर पानी छिड़कने से ठंडक मिलती है। कभी भी आप लोग गर्मी के दिन में जब भी सोते होंगे, वहां पे आप लोग जब पानी देते होंगे तो वहां से भी भाप उड़ता होगा, वो भाप को उड़ा देता है, वहां पे क्या पैदा कर देता है, ठंडा पैदा कर देता है। ठीक है, क्योंकि पानी वाष्पीकृत होते समय गर्मी सोख लेता है। ठीक। तीसरा पॉइंट देखते हैं, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसका क्या रीजन है सूती कपड़े पहनने का? पसीना सूती कपड़ों में जल्दी सोख लिया जाता है और फिर वाष्पीकृत होते समय हमारे शरीर से गर्मी खींच लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है।